गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। और द्वीपों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इसके बाद हम देखेंगे पठारी भाग के बारे में कि भारत में किस प्रकार से कहाँ पर कौन से पठार पाए जाते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। और तीसरे क्रम में हम देखेंगे भारतीय मानसून के बारे में कि भारतीय मानसून किस प्रकार से, भारतीय मानसून की जो क्रिया विधि है उसको देखने को मिलता है। एल नीनो क्या होता है, ला लीना क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 3 से 4 टॉपिक हैं जिनके से संदर्भित चर्चा आज आपको देखने को मिलेगी। और शनिवार आपका लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। शनिवार तक आपकी जो चर्चा है वो समाप्त हो जाएगी। कल की कक्षा में क्या है, कल की कक्षा में जैसे आपके सेंसस होते हैं, ठीक है, सेंसस के साथ साथ आपके जितने भी खनिज संसाधन से संबंधित क्षेत्र हैं वो आपके हो जाएंगे। परिवहन से संबंधित जो आपके क्षेत्र हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि परिवहन से संबंधित यदि देखें तो आप जानते हैं सभी नेशनल हाईवे जो थे उनके नाम परिवर्तित किए गए। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप पहले रटते थे NH1 NH2 वो परिवर्तित हो गए हैं। तो उसको आपको कुछ बता दिए जाएंगे महत्वपूर्ण, और उसकी PDF दे दी जाएगी, आप स्वयं से भी उनको देख सकते हैं। यदि आप खुद से देखना चाहें तो आप चले जाइए परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको नेशनल हाईवे से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी जो नए अपडेट हुए हैं। तो सबसे पहले बात आती है द्वीप की। और कल की शायद PDF आपको ना मिली हो कक्षा की मैप की, क्योंकि नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, तो शेयर नहीं हो सका है। आज आपको शेयर कर दिया जाएगा, अभिजीत सर शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं द्वीप के। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि द्वीप होता क्या है, द्वीप होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सर बताएं द्वीप क्या होता है। चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, जलखंड से घिरा हुआ, चारों तरफ से जल निकाय से घिरा हुआ, उसको आप द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको आप बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। तो द्वीप और प्रायद्वीप की बात आती है तो मुख्य जो आपके द्वीप हैं जहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उस पर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे अन्य द्वीप भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे पहले मैप में उनकी एक बार अवस्थिति हम देख लेते हैं कि कौन कौन से द्वीप हैं। इसके बाद हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर आते हैं। तो भारत में यदि हम देखें, भारत का मैप का यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहले आपको गुजरात से द्वीप कई सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। गुजरात में कई सारे द्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे पाचम द्वीप हो गया, इसके बाद आप देख रहे होंगे बेला द्वीप हो गया। इसमें सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सा किस क्षेत्र विशेष में आता है, क्योंकि यहाँ से इस तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न जो बनते हैं द्वीपों से संबंधित विशेषकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे पाचम द्वीप, इसके बाद आप खादिर द्वीप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेला द्वीप, बेला के बाद आप देख रहे होंगे बेट द्वीप, बेट के बाद आपका मोरा आ गया, मोरा के बाद आप देख रहे होंगे कुरम्भर द्वीप, इसके बाद नोरा द्वीप। ये कई सारे द्वीप ऐसे दिए हुए हैं जिनके नाम यदि आप याद रखें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे बात आती है सालसेट द्वीप की, ये आपको पता होना चाहिए। एलिफेंटा द्वीप ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में, मुंबई के संदर्भ में इनकी चर्चा लगातार होती रहती है। तो सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप कभी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो आलिया बेट द्वीप जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, बूचर द्वीप है ये आपका महत्वपूर्ण है। तो ये 4 द्वीप आपको पता होना चाहिए, और आपको प्रयास ये भी करना है कि इनका जो क्रम है वो याद रखें, क्योंकि आलिया बेट द्वीप से यदि हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, तो आप देखेंगे सबसे पहले आलिया बेट, इसके बाद बूचर, बूचर के बाद यदि हम देखें तो एलिफेंटा, और एलिफेंटा के बाद सालसेट। ये 4 क्रम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आलिया बेट, बूचर, एलिफेंटा और सालसेट, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 4 आपको नाम पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे, जैसे आप देख रहे होंगे क्रॉस द्वीप, पांजु द्वीप, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद गोवा में आप आ जाइए, गोवा में आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे तिस्वादी द्वीप आपका हो गया, दीवार द्वीप हो गया, इसके बाद अंजी द्वीप हो गया और चेराओ द्वीप हो गया। ये 4 आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आलिया बेट द्वीप,
बूचर द्वीप, एलिफेंटा और साल्सेट, इनका क्रम पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण, कि जैसे हम उत्तर से दक्षिण बढ़ते हैं तो सबसे पहले आलियाबेट द्वीप हमें पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें बूचर द्वीप देखने को मिलेगा और उसके बाद एलिफेंटा और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलेगा साल्सेट। तो इन चारों का क्रम आपको याद रखना है। 4 नहीं याद रख सकते हैं तो 3 का नाम तो अवश्य याद आना चाहिए, आलियाबेट, एलिफेंटा और साल्सेट, ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है, 3 का नाम आपको अवश्य याद आना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो अभी और आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे लक्षद्वीप की तो अभी बात करेंगे तो उससे संदर्भित खंड की हम वहां पे बात कर लेंगे। अब बात आ जाती है पूर्वी तटों की बात, तो इसमें भी कई सारे द्वीप हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, पढ़ भी चुके हैं, व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल दिया गया है, अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे हो गया है। इसके बाद न्यू मूरे द्वीप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाद का विषय था, वर्तमान समय में ये जलमग्न हो गया है तो विवाद ही खत्म हो गया है, ठीक है। गंगा सागर द्वीप और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे लोहाचार द्वीप। तो न्यू मूरे आपको पता होना चाहिए कि न्यू मूरे द्वीप कहां पर स्थित है, न्यू मूरे द्वीप की अवस्थिति पता होना चाहिए और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद गंगा सागर और व्हीलर तो लगातार चर्चा में रहता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद आप आएंगे आंध्र प्रदेश में तो आप देखेंगे होप द्वीप और श्रीहरिकोटा, तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा के बारे में तो आपको जानकारी है, जब आपने पुलिकट झील पढ़ा था तो पुलिकट झील के संदर्भ में श्रीहरिकोटा का नाम आता है क्योंकि पुलिकट झील से ये संबंधित है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे देखते हैं क्रोकोडाइल द्वीप देखते हैं आप। इसके बाद यदि आप देखते हैं रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम के बाद मैंने आपको बताया था धनुषकोडी, वो आप याद करिए पहली वीडियो जब आपको बताया गया था रामेश्वरम, धनुषकोडी। इसके बाद आपको तलई मन्नार बताया गया था श्रीलंका का, ये 3 द्वीपों का क्रम था, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीच में आपने देखा था राम सेतु और पंबन चैनल को आपने देखा था, ठीक। तो पहली कक्षा को एक बार पलट लीजिएगा, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। कच्चा तीबू द्वीप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र विशेष में पड़ता है। कच्चा तीबू द्वीप हो गया, पंबन हो गया, रामेश्वरम हो गया, धनुषकोडी हो गया, इनकी चर्चा पहले की कक्षा में हमने किया है। इसके बाद यदि हम इधर जाते हैं आपके पश्चिमी तट में, विशेषकर केरल की बात करते हैं तो आपको एक द्वीप याद रखना है, वेलिंगटन द्वीप। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो हमारी दक्षिणी नौसेना है, दक्षिणी नौसेना का जो मुख्यालय है वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, इसलिए वेलिंगटन द्वीप आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? केरल की जो राजधानी है, केरल की जो राजधानी है उससे संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, उसी के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, 4 से 5 द्वीप आपको याद रखने हैं, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे जहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इस मैप को आप देख रहे होंगे, अब हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। अंडमान निकोबार पढ़ते हैं आप तो अंडमान द्वीप समूह अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग है, ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब अंडमान द्वीप समूह की बात करते हैं तो आपको पता है कि अंडमान द्वीप समूह से संदर्भित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि अंडमान जो द्वीप समूह है कई सारे द्वीपों पर विस्तारित है और यदि हम देखें तो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि के साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न जनजातियां जो यहाँ पे रहती हैं, जो यहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं, वो इस द्वीप को और महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब इसमें देख रहे होंगे तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो होती है म्यांमार से। म्यांमार आपको कहां पे देखने को मिलेगा? इसके ऊपर आपको यहां पे टॉप में देखने को मिलेगा म्यांमार। म्यांमार के बाद आपका आता है कोको चैनल। जैसे ही म्यांमार से आप नीचे बढ़ते हैं, म्यांमार का मैप आप देखेंगे, म्यांमार में जैसे आप नीचे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा कोको चैनल, कोको पास आपको देखने को मिलेगा और कोको पास जो देखने को मिलेगा उसके बाद आपका आता है कोको द्वीप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कोको चैनल, कोको पास, और कोको पास के बाद आपको देखने को मिलेगा लैंडफॉल द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोको चैनल के बाद आपका लैंडफॉल द्वीप, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पड़ता है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये 3 द्वीपों पर विस्तारित है। कौन कौन से द्वीप आ जाते हैं मुख्य रूप से यदि हम देखें तो?
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका एक पड़ता है रूटलैंड द्वीप, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बहुत सारी चीजें मैप में नहीं दी होती हैं, लेकिन यदि आपको देखना है तो आप अंडमान निकोबार का मैप खोलिए, उसमें आपको चीजें स्पष्ट मिले। भारत के मैप में आपको नहीं करना है, आपके पास एटलस होगा, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप खोलिए, वहां पर चीजें आपको विस्तृत देखने को मिल जाएंगी। यदि आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये विस्तार तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डॉटेड लाइन में कुछ चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मैप है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब हमने देख लिया इसमें कि सबसे पहले आपका आ गया कोको चैनल। कोको चैनल के बाद हमने देखा, यहाँ पे नोट करते रहते हैं क्या क्या अभी हमने देखा। सबसे पहले यदि हम उत्तर से दक्षिण बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले म्यांमार के बाद जब ये भूभाग प्रारंभ होता है तो कोको चैनल आता है। कोको चैनल के बाद यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, दूसरा इसमें जो निकाय है वो आपका है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि आपका उत्तरी अंडमान आ गया। उत्तरी अंडमान में क्या आपको याद रखना है कि इनका जो सैडल पीक आप सुनते होंगे, सैडल पीक जो अंडमान द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरे की कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी आपकी है सैडल पीक, तो सैडल पीक यहां पे देखने को मिलती है। सैडल पीक यहां मध्य में आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 732 मीटर बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आया, कोको चैनल आया। कोको चैनल के बाद आप नीचे बढ़े, लैंडफॉल द्वीप आया, और लैंडफॉल द्वीप के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो आपका समझ लीजिए सैडल पीक आ गया। ठीक है, सैडल पीक आ गया, और सैडल पीक के लिए ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर पड़ता है, तो सैडल पीक आपका उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। सैडल पीक के आप नीचे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा द्वीप, साउंड द्वीप, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें इसमें अतिरिक्त दी हुई हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सैडल पीक के बाद हम आ जाते हैं मध्य अंडमान में। जैसे ही मध्य अंडमान में आते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम तो आप कभी भूलेंगे नहीं है, ध्यान दे लेंगे, इंटरव्यू द्वीप। ठीक है, तो इंटरव्यू द्वीप आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका पूरा मध्य अंडमान है। अब मध्य अंडमान महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शिखर आपने सुना होगा मध्य अंडमान में जिसको बोलते हैं मध्य अंडमान शिखर। मध्य अंडमान शिखर यहां पे देखने को मिलता है, और ये भी लगभग 515 मीटर की ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो मध्य अंडमान शिखर आपको दूसरा देखने को मिला। सबसे पहले सैडल पीक, सैडल पीक के बाद आपने चौथा निकाय देखा इंटरव्यू द्वीप। ठीक है, इंटरव्यू द्वीप, और इंटरव्यू द्वीप के बाद जो पांचवा आपने देखा वो आपने देखा मध्य अंडमान शिखर। मध्य अंडमान शिखर आपने देख लिया। अब मध्य अंडमान शिखर आपने देखा, अब यहां पर ध्यान से समझने की कुछ चीजें जरूरत हैं। क्यों जरूरत है, क्योंकि अब यहां पे जो नाम आ रहे हैं, जो द्वीप अब आ रहे हैं, इनके नाम परिवर्तित किए गए। इस मैप में पुराना दिया है इसलिए पुराना वाला मैप उठाया है, जिससे देखते हैं कि आपको याद है या नहीं याद है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष बीत गए हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये बदलाव आपको पता है कि नहीं पता है, इसके लिए आपको रखा गया है। और यहां पे एक चीज और आपको बता दें कि जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहां पे 2 ज्वालामुखी द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पहला है नारकोडम, दूसरा है बैरन। नारकोडम कहां पे पड़ता है यदि हम बात करें तो सबसे पहले नारकोडम उत्तरी अंडमान के जस्ट सामने पड़ता है। इस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलेगा नारकोडम। ठीक है, यदि हम बात करें बैरन द्वीप कहां पे देखने को मिलेगा तो मध्य अंडमान के जस्ट बीचों बीच आप सामने देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा बैरन द्वीप। अब इसमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से जो है, क्योंकि ज्वालामुखी द्वीप है तो कौन सा सुषुप्त अवस्था में है और कौन सा यदि हम देखें सक्रिय अवस्था में है। तो नारकोडम जो है ये सुषुप्त अवस्था में है, और जो बैरन आपका है ये सक्रिय अवस्था में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बैरन जो आपका है ये सक्रिय अवस्था में है और ये जो है सुषुप्त अवस्था में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये अवस्था क्या होती है जब आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे वहां पे चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद यदि हम देखिए यहां पे लिखा है स्मिथ द्वीप, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इग्नोर इसको करना है, कोई मतलब नहीं। मध्य अंडमान के बारे में आपने क्या देख लिया कि क्या लिखा गया है कि भारत
भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा द्वीप है इसमें यदि हम बात करें तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब अभी तक हमने क्या देखा है, मध्य अंडमान शिखर तक की चर्चा किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जो किया है ये अपने आप रफ हो जाता है तो इससे परेशान नहीं होना है, भी हम फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया था मध्य अंडमान तक हमने देख लिया था, इंटरव्यू द्वीप तक हम पहुंच गए थे। अब इंटरव्यू द्वीप के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको अपने मैप में अंडरलाइन कर लेना, नहीं किए हैं अभी साथ साथ एक बार फिर से करते जाएंगे। ठीक, तो मध्य अंडमान हमारा हो गया। मध्य अंडमान के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, दक्षिणी अंडमान देखने को मिलता है। और दक्षिणी अंडमान महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो यहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान के पूर्वी तट पर स्थित है। ये भी याद रखना है, दक्षिणी अंडमान के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहां पर आपका जो स्टार बना है ये आपका देखने को मिल रहा है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आपने अंडरलाइन कर लिया। अब क्या चीजें आपको देखनी है वो ध्यान से समझिएगा, वो महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो द्वीप आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो द्वीप है आपके मैप में भी दिया होगा स्पष्ट रूप से, ये वाला है आपका हैवलॉक द्वीप। ठीक है, इसी के नीचे एक छोटा सा है जो है नील द्वीप, ये भी चर्चा में था, भारतीय प्रधानमंत्री ने जब नाम बदला था। और तीसरा एक आता था जिसका आपका नाम था रॉस द्वीप। ठीक है, रॉस द्वीप कहां पे स्थित है यदि हम बात करें तो रॉस द्वीप आपको इस बिंदु पर देखने को मिलेगा। ठीक है, शायद मैप में ना दिया हो, नहीं दिया हो तो पोर्ट ब्लेयर के ऊपर जहां पे ये कट वाला भाग है यहां पे बना लीजिएगा, मैप में ये नहीं दिया, ये आपका आ जाता है रॉस द्वीप, इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। हैवलॉक, नील द्वीप, रॉस द्वीप, तीन हो गए। अब इन तीनों के नाम बदले गए थे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके जो नए नाम हैं वो क्या हैं। इन तीनों के नाम बदले गए थे, हैवलॉक द्वीप का नाम बदला गया था, नील द्वीप का नाम बदला गया था, रॉस का। क्या एक का बता सकते हैं, किसी एक का बता सकते हैं? मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, यदि आप आजाद MPPSC पे करंट देखते हैं तो एक ट्रिक बताई थी मैंने। चलिए, रॉस आइलैंड जो है, रॉस से आप समझ लीजिए बॉस, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये हो गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रॉस का हो गया बोस आइलैंड। ठीक है, इसके बाद हैवलॉक है और नील है। नील का ऐसे आपको समझना है कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि मृत हो जाता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, तो इसको आपको जानना है। तो नील से क्या नाम हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ कहां से आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से कहां से आ गए। नील द्वीप जो है इसको मृत हो जाता है जब शरीर नीला पड़ जाता है, मतलब शहीद द्वीप। कौन सा, हैवलॉक वाला क्या नाम है, ठीक है, स्वराज द्वीप आप कहिए, सुषमा स्वराज मत कहिए, स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, रॉस द्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीन आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या याद रखना है, एक समुद्री बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, हाल ही में अंडमान निकोबार से संदर्भित है। नाम क्या था उसका, कल भी मैंने चर्चा किया था, उससे पहले भी मैंने बताया था। नाम क्या है उसका, राधानगर बीच। राधानगर बीच कहां पे पड़ता है, कम से कम आपको जब उस दौरान दिया गया था जाके एक बार देख लेना था कि अंडमान निकोबार इतना बड़ा है, कहां पर यह पड़ता है। तो आपको बता दें, जो आप हैवलॉक द्वीप देख रहे हो, हैवलॉक द्वीप के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी किनारे पे, जो मतलब कहने का मतलब है जो राधानगर बीच है ये हैवलॉक द्वीप से संबंधित है। और हैवलॉक द्वीप ये आप देख रहे हैं, इसके पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा राधानगर बीच। इसको भी आप अपने मैप में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हैवलॉक द्वीप के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। हो सकता है आपसे प्रश्न बन जाए कि राधानगर बीच निम्नलिखित में से किसके समीप है, और उसमें ये विकल्प दे दिए जाएं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, तो आपको टिक करना है दक्षिणी अंडमान। यदि इस तरह से विकल्प दिया है कि नील द्वीप, हैवलॉक, इनके नवीनतम नाम के आधार पे कि शहीद द्वीप पे पड़ता है, स्वराज पे पड़ता है या बॉस द्वीप पे पड़ता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हैवलॉक द्वीप पे पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने जो देखा है वो दक्षिणी अंडमान तक हम पहुंच गए। दक्षिणी अंडमान के बाद यदि हम देखते हैं तो 2 जलसंधियां आपको देखने को मिलती हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, आपके चैनल उस पे बुक में भी दिया होगा। जैसे एक है मैकफर्सन जलसंधि, एक है मैनर्स जलसंधि, ठीक है। तो आपको रूटलैंड के पास में ये देखने को मिल जाएगी मैकफर्सन और मैनर्स जलसंधि। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मैकफर्सन जलसंधि कभी पूछा जाए या मैनर्स जलसंधि पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है, अंडमान द्वीप में पड़ता है, ठीक है। उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये रूटलैंड है, यहीं पे मैंने आपको बताया मैकफर्सन और मैनर्स जलसंधि। इसके बाद याद क्या रखना है आपको, डंकन पैसेज याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि डंकन पैसेज के बाद जो है वो यदि हम देखें तो अंडमान जो द्वीप है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो डंकन पैसेज यदि हम देखें तो ये याद आना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आप देखें तो आपको सेंटिनल द्वीप याद आना चाहिए, विवादित था, एक व्यक्ति की यहाँ पे हत्या हुई थी, ठीक है। तो सेंटिनल द्वीप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पड़ता है। तो 2 भागों में बटा है, एक है उत्तरी सेंटिनल और एक है आपका दक्षिणी सेंटिनल। तो सेंटिनल जो आइलैंड है और यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है, सेंटिनलीज नामक जनजाति रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान के बाद हम बढ़ते हैं आगे, डंकन पैसेज आपको आ गया। डंकन 2 जनजाति है ना, सोमपेन और ओंग जनजाति। हाँ, सोमपेन है, ओंग है, जारवा देखने को, ये सारी जनजातियां जो हैं ये आपकी एक अलग से कक्षा होगी, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो डंकन पैसेज आ गया। डंकन पैसेज के बाद आपका आ गया लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान के बाद आपका आता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 2 चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जैसे पूछा जाए कि लिटिल अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके माध्यम से अलग होता है, तो डंकन पैसेज के माध्यम से अलग होता है, ये पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान द्वीप समूह जो है निकोबार द्वीप समूह से कितने चैनल के माध्यम से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल आपको याद आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया निकोबार द्वीप। अभी तक हमने देखा अंडमान, अब आपका आ गया निकोबार। तो इसमें ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले यदि हम निकोबार द्वीप पर बढ़ते हैं, ऊपर आपका था 10 डिग्री चैनल, तो सबसे पहले हमें मिलता है कार निकोबार द्वीप, ठीक है। सभी मैप में दिया होगा, कोई भी पुस्तक होगी सभी मैप में कार निकोबार द्वीप दिया होगा। कार निकोबार द्वीप के बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे है पंचल चैनल, एक होता है पंबन चैनल, तो पंबन चैनल अलग है, यहाँ पे पंचन चैनल है, ठीक है। इसको याद नहीं रखना है, कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, कोमार्ता आपको याद रखना है, कोमार्ता द्वीप। कोमार्ता के बाद आपको नन कावेरी द्वीप याद रखना है, ठीक है। नन कावेरी के साथ साथ कचल द्वीप आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद सोमबेरो चैनल याद रखना है कि सोमबेरो चैनल के माध्यम से जो कार निकोबार द्वीप है या जो कचल द्वीप नन कावेरी का क्षेत्र है वो लिटिल निकोबार द्वीप से अलग होता है। अब लिटिल निकोबार द्वीप की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो आपको देखने को मिल जाता है ये छोटा सा द्वीप लिटिल निकोबार द्वीप, और लिटिल निकोबार के बाद आपको देखने को मिल जाता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी जानकारी अभी आपको बताई गई इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट थुलियर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए आपसे कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आएगा माउंट थुलियर, और ये लगभग 432 मीटर ऊंची है, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह पूरे की पूछा जाए, अंडमान निकोबार की सैडल पीक, अंडमान की पूछा जाए सैडल पीक, निकोबार की पूछा जाए तो माउंट थुलियर आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें आ जाता है कैम्पबेल की खाड़ी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको दक्षिणतम बिंदु याद रखना है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो ये आपकी चर्चा हो गई अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित। अब एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, उत्तर से दक्षिण में किस प्रकार हम बढ़ते हैं और कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हुई हैं तो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ की जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों के नाम से आपका एक अध्याय है आपकी पुस्तक में, तो कल की जो कक्षा होगी पूरे भारत की जितनी भी जनजातियां हैं वो आपकी एक साथ वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ जनजातियां ऐसी भी थी जो कोविड में चर्चा में थी, जैसे 2 जनजातियां ऐसी थी जिनमें कोविड संक्रमण पाया गया था, जिसमें से एक आपकी अंडमान निकोबार से संबंधित थी, एक और कहाँ से संबंधित थी,
2 जनजातियां थीं जिनमें कोविड से संबंधित संक्रमण पाया गया था, और उनकी जो संख्या है, कुल संख्या उनकी उस प्रजाति की यदि हम बताएं उस जनजाति की 40 से 50 है। तो यदि ऐसे में कोविड का संक्रमण था तो वो काफ़ी चर्चा में थी कि शायद इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं अंडमान द्वीप समूह। सबसे पहले क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, कौन सा निकाय, गलत। सबसे पहले हमने देखा म्यांमार और अंडमान को अलग करने वाला चैनल जिसको आप बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमने देखा लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि उत्तरी अंडमान में सैडल पीक हमने देखा। सैडल पीक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा इंटरव्यू द्वीप। इंटरव्यू द्वीप के बाद हम आगे आपके मध्य अंडमान में, और मध्य अंडमान में जैसे हम आते हैं यहां पे भी हमने देखा मध्य अंडमान शिखर हमने देखा। मध्य अंडमान शिखर के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो द्वीप हैं, जो अन्य द्वीप हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया, क्योंकि जैसे ये है जॉन लॉरेंस द्वीप, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे क्या याद रखना है, 2 चीजें कि नारकोडम कहाँ पे पड़ता है और बैरन कहाँ पे पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि पूछ लिया जाए कि किससे संदर्भित है तो बैरन द्वीप को तो आप मध्य अंडमान से ही संदर्भित करेंगे ना, क्योंकि इसी के तो आपके देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें नारकोडम तो नारकोडम को आप उत्तरी अंडमान से संदर्भित करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मध्य अंडमान के यदि हम बात आए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान की राजधानी हमने देखा कि ये आपकी जो है पूर्वी तट पर स्थित है, ये याद रखना है, पूर्वी तट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, और नील द्वीप के बाद हमने क्या देखा, रॉस द्वीप। और इसमें हमने देखा कि जो आपका राधानगर बीच है वो हैवलॉक द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी तट पर स्थित है, ये जानकारी हमने किया। ठीक है, तो इनका क्रम तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्रम ये शायद 2 देख के क्रम पूछा जा सकता है कि हैवलॉक या नील में से कौन सा आता है, क्योंकि जो आपका रॉस है वो भी आपने देखा कि यही मध्य में पड़ता है, तो इनका क्रम इस तरह से नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में आता है। दक्षिणी अंडमान के बाद हमने 2 जल संधियां बताई थी, एक मैनर्स, एक मैकफर्सन जल संधि, 2 जल संधियां हमने बताई। उसके बाद आपका आ गया रूटलैंड द्वीप। रूटलैंड द्वीप जो है डंकन पैसेज के माध्यम से अलग होता है लिटिल अंडमान से, और लिटिल अंडमान पे जो आपका अंडमान द्वीप समूह है वो समाप्त होता है। इसके बाद आता है आपका 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, और यहां से आपका निकोबार द्वीप प्रारंभ होता है। अब निकोबार द्वीप में क्या याद रखना है हमें, सबसे पहले कार निकोबार याद रखना है। कार निकोबार के बाद यदि हम देखें तो आप याद कर लीजिए कोमारता हो गया, कोमारता के बाद कचल हो गया, नन कावेरी, इन तीनों में से कोई भी आप याद कर लीजिए। जैसे यदि क्रम दिया जाता है लगाने का कि चारों का क्रम दे दिया गया कि क्रम क्या है, तो सबसे पहले कार निकोबार पता हो, सबसे दक्षिणतम आपका क्या है, ग्रेट निकोबार है, ये पता हो, और ग्रेट निकोबार के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है लिटिल निकोबार। तो इनका क्रम महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं, अभी एक चीज और बचा है, इनका नया नाम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नील द्वीप हो गया, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप हो गया, स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप हो गया आपका बोस द्वीप। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 से 4, जैसे लक्षद्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो पूरा एक बार में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 2 बार में देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है अंडमान, अंडमान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लक्षद्वीप है ये 3 समूहों में विस्तारित है। कौन कौन से, एक बोला जाता है लक्षद्वीप या आपका लक्का समूह बोला जाता है, दूसरा आपका है मिनिकॉय, तीसरा है अमीन द्वीपी। ठीक है, तो लक्षद्वीप में 3 याद रखना है, 3 समूहों में इसको बांटा जाता है, मिनिकॉय, अमीन द्वीपी और लक्का या लक्षद्वीप, 3 भागों में बांटा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप के संबंध में 2 जानकारियां आपको पता होना चाहिए, जैसे 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए कि किन भागों को अलग करता है। अब इसमें क्या चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले यदि हम देखें तो आप चेटलर द्वीप याद कर सकते हो।
ठीक है। चेटलर के बाद आप बित्रा द्वीप याद कर सकते हो। देखो इनका क्रम तो पूछा नहीं जा सकता, ठीक है, उत्तर से दक्षिण से क्रम पूछा नहीं जा सकता। हाँ, नाम देके इनका पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हैं, इनसे संदर्भित जनजातियों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बित्रा द्वीप हो गया, चेटलर द्वीप हो गया, किल्तान द्वीप आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। किल्तान के बाद आपको क्या याद रखना है कि कावारत्ती आपको याद रखना है। और ये जो अभी आपने देखा, चाहे आप बित्रा की बात करें, बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगत्ती द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका क्रम है एंड्रोट्स देखने को मिलेगा। ये जो आपका क्रम है ये आपका आता है अमीन द्वीपी के अंतर्गत, ठीक है। ये जो आपका अमीन द्वीपी जो समूह है उसके अंतर्गत ये आता है और कावारत्ती इनकी राजधानी है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें अमीन द्वीपी के बाद, तो आप क्या देखते हैं, अमीन द्वीपी के बाद यदि हम देखें ये पूरे द्वीप समूह के बाद, तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या आपका आता है, दूसरा महत्वपूर्ण आता है ये वाला समूह। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कन्नानोर द्वीप आपको याद रखना है, सुहेली याद रखना है, कल्पेनी याद रखना है। तीन याद रखने, कौन कौन, कन्नानोर, सुहेली, कल्पेनी, तीन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये जो आपका समूह बनता है ये आपको जो आपने अभी पढ़ा लक्का समूह, उसके अंतर्गत ये आता है। और ये 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल के बाद मिनकॉय द्वीप समूह इससे अलग होता है। तो 3 समूह इसमें आपको बताए गए थे, पहला था लक्का, दूसरा था अमीन द्वीपी, तीसरा आपका था मिनकॉय। तो ये मिनकॉय वाला रीजन हो गया 9 डिग्री के नीचे। 9 डिग्री के ऊपर यदि हम देखें कावारत्ती, सुहेली, कल्पेनी, ये तीनों के तीनों आपके आगे कावारत्ती समूह में, जिसको आप बोलते हैं लक्का समूह, जिसको आपने बोला। इसके बाद यदि हम देखें तो आपका सबसे पहले यहाँ पे बित्रा आ गया, बित्रा के बाद किल्तान, किल्तान के बाद अगत्ती और एंड्रोट्स। ये 4 जो रीजन आपके आते हैं ये आपके आगे अमीन द्वीपी समूह के अंतर्गत, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि इसमें अमीन द्वीपी समूह के अंतर्गत कौन से द्वीप आते हैं। अमीन द्वीपी के बाद यदि हम देखें तो जो दूसरा समूह है लक्का या लक्षद्वीप, उसके अंतर्गत कौन से आते हैं और मिनकॉय के अंतर्गत कौन से आते हैं। अब सबसे लास्ट में आपको देखने को मिला मिनकॉय। मिनकॉय द्वीप के नीचे क्या पड़ता है, कौन सा देश पड़ता है, मालदीव पड़ता है। और मालदीव कितने डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है, 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। तो 3 चैनल आपको याद रखने, 8, 9, 10, 8, 9, 10, ठीक है। 8 और 9 लक्षद्वीप से संदर्भित हो गए, 10 आपका संदर्भित हो गया अंडमान निकोबार से। इतनी चर्चा आपको इन द्वीपों के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपका कुछ और द्वीप आते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो PDF है उसमें मैंने बताया है, अभी उसको दिखा देते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक रहती है तो प्रयास करते हैं उसको ना ही दिखाया जाए। जैसे आपने देखा था गंगा सागर द्वीप, अभी आपने देखा था पूर्व में गंगा सागर द्वीप आपने देखा था। तो यदि पूछा जाए कि गंगा सागर द्वीप पड़ता कहाँ पे है, तो किस में पड़ेगा, गंगा सागर द्वीप कहाँ पे पड़ेगा। अभी आप मैप ने देखा था गंगा सागर द्वीप आपने देखा था। यदि हम इसकी अवस्थिति की बात करें, कहाँ पे है, अरब सागर में है या गंगा नदी के मुहाने पे है, कहाँ पे है ये हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है। न्यू मूरे द्वीप है, वो भी हुगली नदी के मुहाने पर था, क्योंकि आज अस्तित्व में नहीं है, ये डूब चुका है, ठीक है, जलमग्न हो गया है। इसके बाद आपने देखा था पंबन। पंबन कहाँ पे पड़ता है, सर विवाद किसमें था, ये न्यू मूरे द्वीप क्या भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश IR में आपने पढ़ा होगा सर, ठीक है। इसके बाद पंबन द्वीप आता है। पंबन द्वीप आपको याद रखना है कि ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। जब आप भारत श्रीलंका की बात करते हैं तो पंबन द्वीप की चर्चा की जाती है। इसके बाद आता है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपने देखा कि पुलिकट झील के अंतर्गत आता है। जैसे आपने मणिपुर में लोकटक झील देखा था, उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान देखा था, क्या नाम था, किबुल लामजाओ। उसी तरह से श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आपका पड़ता है पुलिकट लेक के अंतर्गत। इसके बाद आपका है बेलिंगटन द्वीप। बेलिंगटन द्वीप जो है इसको बोला जाता है कि जो कोचीन शहर है उसी का हिस्सा है, और दक्षिणी नौसेना का जो मुख्यालय है वो आपका यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका है बेलिंगटन द्वीप। इसके बाद आपका है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई है, थाने शहर है, तो दोनों इसी पर स्थित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आता है, कल नदियों के संदर्भ में हमने पढ़ा था, माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप कहां से संदर्भित है, असम से संदर्भित है। इतने द्वीप यदि आपको पता है तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ पठारों की, पठारों की अवस्थिति के बारे में। एक बार
जैसे हमने पठारों के बारे में पढ़ा था, वर्षा जब हम पढ़ते हैं, मानसून वहाँ भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, सबकी अवस्थिति पता होना चाहिए कि किस राज्य से संदर्भित है। जैसे बुंदेलखंड का पठार, अब बुंदेलखंड का पठार की बात हो रही है तो ये कहाँ पे, यूपी एमपी में पड़ेगा। तो बुंदेलखंड का पठार आपको पता होना चाहिए। कच्छ का पठार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कच्छ का रण संदर्भित है। मालवा का पठार यदि हम बात करें कि किस क्षेत्र विशेष में पड़ता है तो ये कहाँ पे पड़ता है, हाँ, गुजरात मध्य प्रदेश। संदर्भित नदियां इससे कौन कौन से हैं, यदि हम बात करें मालवा का जो पठार है इससे संदर्भित नदियां कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो भी आपकी यमुना की सहायक हो गई, यमुना की जो भी सहायक, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, ये सारी की सारी जो नदियां हैं इस पठार से होकर बहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये लावा निर्मित क्षेत्र है, तो लावा का जमाव भी पाया जाता है। और इस क्षेत्र विशेष में यदि हम देखें तो काली मिट्टी का क्षेत्र ये आपका देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार की यदि हम बात करें तो ये कहां पे देखने को मिलता है, मैप आपको दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। किस राज्य विशेष में पड़ता है बघेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश राज्य विशेष में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जब भी आप खनिज संसाधन पढ़ते हैं लगातार चर्चा में रहता है। आप प्रत्येक खनिज के बारे में पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर, तो जब खनिज पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा। लेकिन छोटा नागपुर का जो पठार है ये किन राज्यों में फैला है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो किन राज्यों में, ये आपका देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें झारखंड का क्षेत्र इसमें आ जाता है, ठीक है। सिंहभूमि आपने सुना होगा स्थान, तो वो सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसको मैप को दिखाने का मतलब था कि पठारों की, हाँ, खनिज संसाधन की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है वो, जब खनिज संसाधन आपको बताया जाएगा वहां पर इसकी चर्चा होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार यदि हम देखें सबसे बड़ा है, ठीक है। दक्कन का पठार जो है कैसे निर्मित है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है यदि हम बात करें, आपने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। दक्कन का पठार एक प्रकार से यदि हम देखें तो दक्कन का जो पठार है लावा द्वारा निर्मित है, आपने पढ़ा है। दक्कन ट्रैप भी आपने पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा था कि लावा का जो प्रसार हुआ था पूरे प्रायद्वीपीय भाग पे हुआ था, ठीक है। पूरे प्रायद्वीपीय भाग पे लावा का प्रसार हुआ था। क्यों हुआ था वो आपने देखा था कि जब भारतीय भूभाग जो है तिब्बत के प्लेट से टकराया था तो उसके बाद से जो भ्रंशन हुआ था, भ्रंशन के कारण आपने देखा था कि लावा का आपको निक्षेप देखने को मिलता है। तो दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, अवस्थिति क्या है, नाम से ही स्पष्ट है तो अवस्थिति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इनसे संदर्भित कुछ डिटेल है जो अभी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। उस पीडीएफ में है, अभी उस पीडीएफ को हमने ओपन नहीं किया है। अब बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के मानसून के बारे में, ठीक है। भारत के मानसून के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है चीजों को, आसान भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। केवल दो चीज़ मानसून की यदि हम बात करते हैं तो मानसून है क्या, यदि हम सबसे पहले बात करें कि मानसून है क्या, मानसून है क्या, ध्यान से समझिएगा। मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा की जाएगी वो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर की जाएगी, ठीक है। चले बताएं मानसून, मानसून क्या है। मानसून विशेषकर यदि हम देखें तो वायुमंडल का अल्पकाल के लिए जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं मानसून। जलवायु क्या है, दीर्घकालिक अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको आप बोलते हैं जलवायु, ठीक है। तो मानसून में विशेष रूप से यदि हम देखें तो भारतीय जब मानसून की बात होती है, चाहे ग्रीष्मकालीन मानसून की बात हो या शीतकालीन मानसून की बात हो, सिर्फ और सिर्फ मानसून पढ़ते समय एक चीज हमें समझना है क्या, कि जब हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून की, ग्रीष्मकालीन मानसून की, तो सबसे पहले हमें सूर्य को कहां पे लाना होगा। देखो मानसून आप तब समझ सकते हैं जब आप सूर्य के मूवमेंट को समझ सकते हैं। यदि आप सूर्य के मूवमेंट को समझ गए कि सूर्य कब कहाँ होता है, किस महीने में कहाँ होता है, तो आप आसानी से मानसून को समझ सकते हैं। 4 तिथियां आपको याद रखनी है इसके लिए। कौन कौन सी तिथियां याद रखनी है, एक आपको याद रखनी है 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च के बाद दूसरी तिथि जो याद रखनी है सितंबर की है, सॉरी 21, हाँ उसको अभी कर लेते हैं, पहले इसको ग्रीष्मकालीन हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण तिथि आ जाती है 21 जून,
ठीक है। इसके बाद अब हम तीसरी तिथि यदि हम बात करें तो तीसरी तिथि कौन सी आएगी, जो अब देखिए ये दोनों तिथियां संदर्भित हैं आपके ग्रीष्मकालीन मानसून से। अगली जो तिथि है वो संदर्भित है शीतकालीन मानसून से। जैसे आती है 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर के बाद अगली तिथि कौन सी आती है, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो कौन सी आती है 22 दिसंबर, ठीक है। ये 4 तिथि आपको पता है, ये 4 तिथियां आपको याद हैं, तो भारतीय मानसून समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही आसान है। इससे आसान भूगोल का कोई भी टॉपिक नहीं होगा। सिर्फ ये 4 तिथियां याद रखनी है। किस संदर्भ में याद रखनी है, जब हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून की तो हमें 21 मार्च और 21 जून पर फोकस करना है। जब हम बात करेंगे शीतकालीन मानसून की तो 23 सितंबर और 22 दिसंबर पर फोकस करना है, ठीक है। अब ये 4 तिथि आपको रट जानी चाहिए, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब इसमें क्या है, 1 से 2 दिन का अंतर आता है, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमें माह भी याद है तो भी हम चीज़ों को काम चला सकते हैं, लेकिन ये तिथि आपको पता होना चाहिए, 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद यदि आपको सिर्फ याद है कि मार्च माह में सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 21 जून यदि आप मानसून की चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा में तो तिथि डालनी पड़ेगी 21 जून की, ठीक। अब हम पहले देखेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून, मतलब हम इन 2 बिंदुओं को लेकर चलेंगे। ग्रीष्मकालीन मानसून, आप एक चीज जानते हैं, पढ़े होंगे, समझे होंगे भौतिक भूगोल में, जब वायु का प्रसंचरण पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हवा कैसे चलती है, हवा चलती कैसे है, निम्न वायुदाब से, जैसे हाई प्रेशर, निम्न वायुदाब से। क्या बात कर रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर हवा चलती है। जैसे सर अभी मान लो यहाँ पे वायुदाब नहीं, सिर्फ इतना बताइए हवा कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न। आपके अनुसार था निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, तो हवा कैसे चलती है, देखो ठीक हो, हवा कैसे चलती है, हवा चलने का मतलब है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये याद रखना है कि हवा जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। अब इसमें क्या याद रखना है कि हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, समुद्री क्षेत्र में बनेगा सर। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, तापमान के संदर्भ में। तापमान ज़्यादा होगा या कम होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा, ठीक है, तापमान कम होगा। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि हवा नीचे बैठ रही है, नीचे कहाँ बैठेगी, जहाँ तापमान कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो मतलब इसमें टेम्परेचर जो है वो आपका यदि हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे लो होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर होगा, वहीं पर आपका हाई प्रेशर होगा। जहां पे हाई प्रेशर का मतलब क्या है, हवाएं नीचे बैठ रही हैं, हवाएं वहां पर नीचे बैठती हैं जहां तापमान कम होता है। लो प्रेशर है मतलब हवाएं वहां से हट रही हैं, ठीक है, सतही भाग से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। क्यों उठ रही हैं, क्योंकि ताप ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये आपको पता हो गया कि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या लो टेम्परेचर से कम ताप वाले क्षेत्र से उच्च ताप वाले क्षेत्र की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब क्या समझना है, ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून का मतलब क्या है, सूर्य कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। ग्रीष्मकालीन मानसून का मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। अब अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध गर्म होगा या ठंडा होगा, गर्म होगा, क्योंकि सूर्य यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा गर्म होगा, मतलब ग्रीष्मकालीन ऋतु यहाँ पे होगी, और दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पे शीतकाल ऋतु होगी। इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है कि ये ऋतु परिवर्तन जो होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, ये भी याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब बात हो रही है कि भारतीय भूभाग में कैसे प्रवेश करता है, क्योंकि भारतीय भूभाग में प्रवेश कराने के लिए क्या होगा कि जो सूर्य है, सबसे पहले सूर्य को भारत में लाना होगा, ठीक है। यदि मानसून को उत्तरी गोलार्ध में लाना है तो सबसे पहले सूर्य को उत्तरी गोलार्ध में लाना होगा। और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, आप जानते हैं विषुवत रेखा पर कहा जाता है कि सूर्य लगभग वर्ष भर लगभग लंबवत रहता है, ठीक है, विषुवत रेखा के संदर्भ में। तो विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है यदि हम देखें सामान्य दिनों में, तो ये क्या होता है,
हाई टेम्परेचर, ताप यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहता है, सही है। ताप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। ताप ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र होगा, ठीक है। अब अगर लो प्रेशर का क्षेत्र है तो हवाएं, दोनों गोलार्धों से हवाएं इसी तरफ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हवाएं क्या जाती हैं, उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ। तो दोनों गोलार्धों से हवाएं इसी तरफ विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने देखा तिथि, 21 मार्च की जो तिथि है इसके 1-2 दिन आसपास भी हो सकता है, सूर्य जो है हमारा वो विषुवत रेखा पे लंबवत होकर आगे बढ़ने को होता है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने को होता है, उत्तरायण होने को होता है, ठीक है। अब जैसे ही सूर्य विषुवत रेखा को पार कर भारतीय भूभाग में, या आप कह लीजिए उत्तरायण होने लगा, तो आप जानते हैं भारतीय भूभाग की जो अवस्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है, ठीक है। और जो सूर्य का मूवमेंट है यदि हम देखें तो एक माह में जो सूर्य गति करता है लगभग 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य एक माह में जो गति करता है वो 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है, ठीक है। मतलब यदि मार्च से सूर्य ने चलना प्रारंभ किया था, उत्तरायण होना प्रारंभ किया था, तो भारतीय भूभाग को स्पर्श करने में, भारतीय भूभाग पर लंबवत चमकने में इसको महीना कौन सा आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल महीना आ गया, अप्रैल में आपका सूर्य आ गया तमिलनाडु के तट पे आ गया, ठीक है। तमिलनाडु में लंबवत चमकने लगा बॉर्डर क्षेत्र में। अब क्या होगा कि जैसे सूर्य आगे बढ़ा तो अभी तक जो आपकी लो प्रेशर की जो बेल्ट थी, ठीक है, जो लो प्रेशर की बेल्ट थी जो विषुवत रेखा पे होती थी, वो अब खिसक कर उत्तर की तरफ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अब ज्यादा ताप जो है ये आपके 8 डिग्री पर हो गया। जिधर जिधर सूर्य जाएगा उस क्षेत्र विशेष में ताप ज्यादा होगा, तो जो लो प्रेशर की बेल्ट होती है वो धीरे धीरे उत्तर खिसकती जाती है। और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, मतलब अप्रैल में यदि यहां पे आ गया तो मई माह में यदि हम देखेंगे तो मई माह में सूर्य कहां पे आ जाएगा, मई माह में कितने अक्षांश पे सूर्य आ जाएगा, लगभग 16, ठीक है। जून माह में कितना हो गया, जून माह में आपने देखा कि 21 जून की तिथि होती है जब कर्क रेखा पे आ गया, मतलब 23.5 पे आ गया, ठीक है। तो एक माह में सूर्य 8 डिग्री अक्षांशों की गति कर रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है तो जो आपकी बेल्ट होती है, कौन सी बेल्ट, लो प्रेशर की हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, वो सर सूर्य के साथ साथ हमेशा लो प्रेशर बेल्ट चलती है। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है तो ये जो लो प्रेशर की बेल्ट थी ये धीरे धीरे आगे खिसक रही है। और जैसे ही सूर्य ने विषुवत रेखा को क्रॉस किया तो अभी तक जो हवाएं आकर विषुवत रेखा पे, जो दोनों गोलार्धों की पौने आकर विषुवत रेखा पर मिलती थी, अब वो पौने सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ेंगी। मतलब अब सूर्य उत्तरायण हुआ तो ये पौने उत्तरी दिशा में, उत्तरी अक्षांशों पर आकर मिलेंगी। और मान लीजिए यदि हम देखते हैं 21 जून की तिथि यदि हम देखते हैं तो 21 जून की तिथि पर सूर्य क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है 21 जून को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हवाएं अभी तक यदि हम कह लीजिए विषुवत रेखा पर दोनों गोलार्धों की जाके मिलती थी, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पे था, वो अब कर्क रेखा तक आएंगी। क्यों कर्क रेखा तक आएंगी, क्योंकि लो प्रेशर की जो बेल्ट है अब कर्क रेखा पर पहुंच गई है। और आप जानते हैं कि जैसे ही हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से बढ़ती हैं और विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, फेरल के नियम के अनुसार और कौन से बल के अनुसार, बल काम करता है ना, कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के अनुसार। तो कोरियोलिस बल और जैसे ही ये क्रॉस करेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ इनका विक्षेपण हो जाता है, दाईं तरफ विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हवाएं, मान लीजिए ये आपकी विषुवत रेखा है और अभी तक हवाएं इस तरह से आ रही थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भाग से इस तरह से हवाएं आ रही थी। अब ये जैसे ही विषुवत रेखा को क्रॉस करेंगी, फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाएं मुड़ जाएंगे, ठीक है, दाएं मुड़ जाएंगी। मतलब अब हवाएं धीरे धीरे यहां से आ रही हैं और इस तरह से दाहिने भाग में इनका विक्षेपण हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, यहां पे भी इस तरह का विक्षेपण आपको देखने को मिलेगा, दाहिने भाग में विक्षेपण देखने को मिलेगा। अभी आप सवाल करेंगे कि तब फिर वर्षा कैसे होती है पूर्वी तट पे, क्योंकि हवाएं तो दाहिने भाग में जा रही हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना होगा, आप देखते हैं कि ग्रीष्म काल में पश्चिम बंगाल में बहुत सारे क्या आते हैं, चक्रवात, ठीक है। और चक्रवातों के संदर्भ में आपने क्या पढ़ा है, उनकी दिशा क्या होती है,
जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों होती है, नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं उनकी तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा होती है, ठीक है। मतलब अपने अक्ष पर घूमेंगे भी और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं? जब दोनों हवाएं, दोनों गोलार्धों की पवनें आपस में आकर मिलती हैं तो वो चक्रवातीय दशा बनाती हैं, जिसके कारण चक्रवात रूप लेता है और वो इस तरह से बढ़ती हैं। और आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो चक्रवात आते हैं वो पूर्वी तट पे ही आपके देखने को मिलते हैं। क्या पश्चिमी तट पे नहीं आते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे दोनों गोलार्धों की पवनों के मिलने के बाद जो हवाएं बनती भी हैं, जो चक्रवात बनते भी हैं, वो नियम के अनुसार पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ जाते हैं और ये खाड़ी देशों की तरफ बढ़ जाते हैं, भारतीय भूभाग की तरफ नहीं आते हैं। अभी तो इसमें आया था निसर्ग सर। क्या चीज? उसमें निसर्ग चक्रवात। हम किस समय की बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन समय की, मानसून के समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मानसून के समय में यदि हम देखें तो जो चक्रवात आपके बनते हैं वो अधिकांशतः नियम का पालन करते हुए इस तरफ आपके बढ़ जाते हैं। अब इसमें यदि आप देखेंगे दो चीजें आपको समझना है कि आपने सूर्य को कहां पे पहुंचा दिया? कर्क रेखा पर पहुंचा दिया। और कर्क रेखा पे जब आपने सूर्य को पहुंचा दिया तो अब क्या होगा कि हवाएं कर्क रेखा तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। दोनों गोलार्धों की पवनें कर्क रेखा तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। और आप जानते होंगे जब आपने पढ़ा है जेट पवनें, जेट पवनें क्या होती हैं कि जब दोनों गोलार्धों की हवाएं आपस में आके मिलती हैं और एक प्रकार से देखें ताप उनका उच्च होता है तो वो ऊपर उठती हैं। मिलने के बाद ऊपर, आपने हेडली कोष पढ़ा होगा, वाकर चक्र आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठती हैं, मिलने के बाद ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद फिर ये क्या है, दोनों दिशाओं में घूमकर पुनः बैठने का प्रयास करती हैं। तो जब ये ऊपर उठती हैं, तो जब ऊपर उठती है पवनें हैं, मान लीजिए इधर से हवा आ रही, इधर से ये मिलके ऊपर उठ रही है, तो यही जेट के नाम से जानी जाती है। और ये जो इनका परिसंचरण होता है, ये जब आप देखेंगे भारतीय मानसून के संदर्भ में, तो इनका जो मूवमेंट होता है ये आपका होता है उत्तर से दक्षिण। क्यों? क्योंकि ताप प्रवणता, दाब प्रवणता के कारण होता है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले मानसून की कर लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य आपका हो गया कर्क रेखा पर, हवाएं आपकी पहुंच रही हैं, कर्क रेखा तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब ऊपर यहां पे आपने देख लिया कि कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ से आपकी जो, चारों तरफ से नहीं कह सकते, आप कह लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं यहां पे आ रही हैं। अब जो भारतीय मानसून होती है ये 3 प्रकार की, जो पवनें होती हैं विशेष रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की हम मानसून पवनों को पढ़ते हैं समझने के लिए। जैसे भारतीय भूभाग में जब मानसून पवनें आने लगती हैं दक्षिणी पश्चिमी, तो कुछ तो ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, स्पीड यदि उनकी ज़्यादा होती है तो वो क्या करती हैं कि आपके आके, जैसे आपने देखा कि ये दाहिने मुड़ना है इनको फेरल के नियम के अनुसार, तो जो आपके यहाँ पे पर्वत हैं, जैसे आपने पर्वत पढ़ा है, कौन कौन से पढ़ा है? अनाई मुड़ी पढ़ा है, दोदा बेट्टा पढ़ा है, मुलनगिरी पढ़ा है, ठीक है, कुद्रेमुख पढ़ा है। कुद्रेमुख के साथ साथ सबसे ऊपर कौन सा पढ़ा है महादेव की श्रेणी में? महाबलेश्वर, बाबा बूदन पढ़ा है। तो जो हवाएं आती हैं, जो प्राथमिक वेव होती हैं, जो शक्तिशाली वेव होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो टकराना चाहती, क्योंकि उनके पास स्पीड होती है और उनके पास एनर्जी होती है, तो वो क्या करती हैं कि इन्हीं पहाड़ियों से टकराती हैं। जो पहाड़ियां आपको क्रम से देखने को मिलती हैं पश्चिमी घाट में, जैसे महाबलेश्वर, बाबा बूदन, कुद्रेमुख, इसके बाद मुलनगिरी, ठीक है, दोदा बेट्टा हो गया, अनाई मुड़ी हो गया, इनसे टकराने का प्रयास करती हैं। और जब हवाएं इनसे टकराती हैं, विशेषकर आप दक्षिण भारत में बात करिए, तो यहां पे आपको 300 से 350 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। कहां पे? तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो लाइनिंग है इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पे भी तटीय क्षेत्र है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब इससे क्या होता है कि जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में तो अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियां हैं और हवाएं इन पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती हैं, ठीक है। और ये जो वर्षा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बस्ट बोलते हैं या मानसून बस्ट बोलते हैं। इस तरह की जो वर्षा होती है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, हवा यहाँ पे आ रही है, संतृप्त होकर ऊपर उठ रही है और वर्षा कर रही है, तो यहाँ पे जो वर्षा होगी इसको क्या कहते हैं?
क्लाउड बस्ट कहते हैं या मानसून बस्ट कहते हैं? ये तो सर फिर मानसून बस्ट है। इसको कहते हैं मानसून बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है कि जब हवाएं दोनों दिशाओं से, कोई ऐसी पहाड़ी है, एक विंड यहां से आ रही है, दूसरी यहां से आ रही है, और फिर टकराने के बाद वर्षा करती है, तो उसको आप बोलते हैं क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट, मानसून बस्ट, दोनों में अंतर है, पता होना चाहिए। मानसून बस्ट के समय सिर्फ हवा, एक ही हवा आती है, एक ही शाखा आती है। क्लाउड बस्ट के समय पहाड़ियों पर दोनों तरफ से हवाएं ऊपर बढ़ती हैं। अब क्या हो गया कि इसके सहारे लगातार वर्षा हो रही है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। जैसे दक्षिण भारत में आपको 300 से 350 सेंटीमीटर यहां पे देखने को मिलेगी, दोदा बेट्टा अनाई मुड़ी। लेकिन आप ऊपर जाएंगे बाबा बुदन महाबलेश्वर, तो आप देखेंगे कि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा रह जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, आप देखे हैं कि पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है, और आप जानते हैं कि जब कम ऊंचाई होगी तो निश्चित रूप से कम हवाओं को रोक पाएगा और उस अनुपात में वर्षा होगी। ऊंचाई ज्यादा होगी तो हवाएं पार नहीं कर पाएंगी, मजबूरन में उनको वर्षा कराना पड़ता है, और उस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपसे कभी पूछा जाए कि पश्चिमी घाट में यदि हम देखें दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होने क्यों लगती है, तो इसका कारण है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर बढ़ते हैं, पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कम होने लगती है, जिसके कारण वर्षा के अनुपात में भी कमी आती है, अंतर आता है। इसके बाद यदि हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया प्राथमिक जो आपकी थी। ये पहाड़ियों की आपने बताया था एक बार, इसमें कंफ्यूजन रहता है, ऊंचाई कैसे कम बताई थी, ऊंचाई कम होने लगती है? ऊंचाई कम होने लगती, ये तो सर प्लेट विवर्तनिकी में आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, किन घटनाओं के कारण, और किन घटनाओं के कारण जो इनकी ऊंचाई है वो आपको कम देखने को मिलती है। सर ये तो प्लेट विवर्तनिकी का विषय हो गया कि यहाँ पे अनाई मुड़ी इतनी ऊंची है, और यदि आप महेंद्रगिरी चले जाते हैं तो उसकी आधी रह जाती है, क्यों? ठीक है, यही सर क्वेश्चन दिया था ना आपने एक बार। सर मैंने दिया था कि जैसे जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पहाड़ियों की ऊंचाई कम होने लगती है, क्यों? यह अभ्यास प्रश्न मैंने दिया था, और आपने लिख के नहीं दिया। हाँ, लिख के नहीं दिया ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसकी चर्चा हो जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपकी वर्षा हो गई। इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आ जाता है आपका गुजरात। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, पश्चिमी भागों ने, हवाओं ने वर्षा किया। अब आपका आ गया गुजरात, और गुजरात में आप देखेंगे तो गिरनार पहाड़ी आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये प्राथमिक वेव थी ये आके इस क्षेत्र विशेष में भी वर्षा करती हैं, और जो गुजरात क्षेत्र है, ये जो गिरनार की पहाड़ियां हैं, इनके दक्षिणी भागों में तो अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, लेकिन इनके उत्तरी भागों में वर्षा नहीं होती, सूखाग्रस्त रह जाता है। यहाँ पे एक प्रमुख जिला आता है जिसका नाम है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर जिला है, जामनगर है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये गिरनार पहाड़ियों के वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जब हमने देखा कि पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट में भी क्या है, पश्चिमी घाट के पूर्व में यदि हम जाएं तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि यदि वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, गुजरात में तो एकदम वर्षा नहीं होती है, गिरनार के उत्तर में, तो यहां पे क्यों होती है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने पढ़ा है कि बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विभिन्न दर्रे देखने को मिलते हैं, बीच बीच में जो आपके दर्रे देखने को मिलते हैं, तो जो आपका इंसान है, मानव है, हम ही नहीं इनका प्रयोग करते हैं कि परिवहन के लिए हम इन दर्रों के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में जाते हैं। हवाएं भी इनका प्रयोग करना जानती हैं, और जो द्वितीयक वेव होती हैं, जो इतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं, स्पीड जितनी ज़्यादा नहीं होती है, जिनकी क्षमता नहीं होती है पहाड़ियों से टकराने की, वो नहीं टकराती हैं। वो क्या करती हैं, वो जैसे आप सब शॉर्टकट खोजते हो तो इसी प्रकार से वो भी शॉर्टकट खोजती हैं कि किस प्रकार से हम बिना लड़े अंदर प्रवेश कर जाएं। तो वो क्या करती हैं, इन्हीं दर्रों का उपयोग करती हैं, और इन्हीं दर्रों के माध्यम से ये आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाती हैं, और भारत के कुछ आंतरिक भागों में भी इससे वर्षा देखने को मिलती है। मतलब जो वृष्ट छाया क्षेत्र है उसमें भी आपको वर्षा देखने को मिल जाती है। अब ये आपने देख लिया। इसके बाद यही हवाएं क्या हैं, जो ये आपकी प्राथमिक वेव जा रही थी, ये ऐसे आगे बढ़ जाती है और अरावली के समानांतर ये आगे निकल जाती है।
क्योंकि जैसे जैसे ये वर्षा कराती हुई जा रही है और यहाँ पे मजबूरन वर्षा कराना पड़ा गिरनार के बाद, तो क्या हो गया कि उनकी जो नमी है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यही कारण है कि आप देखते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त रह जाता है। पहला कारण है अरावली, क्योंकि अरावली उनकी हवाओं के समानांतर है, जिससे हवाएं अरावली के समानांतर निकल जाती हैं और उसमें वर्षा नहीं कराती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये भी है कि यदि उनको, क्योंकि वहां पे नमी भी नहीं होती है, यदि वो वर्षा कराना भी चाहें तो नमी नहीं है, वर्षा नहीं करा सकती हैं। अब हमने देख लिया पश्चिमी भाग के बारे में, थोड़ा सा पूर्वी तट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा ITCZ जिसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उष्ण कटिबंधीय अवसरण क्षेत्र, ठीक है, ये होता है ITCZ का नाम अक्सर सुनते होंगे आप वर्षा के संदर्भ में। तो ITCZ क्या है? जहां पे दोनों गोलार्धों की पौने आकर मिल रही हैं उसी को आप बोलते हैं ITCZ। ठीक है, तो जहां पर दोनों गोलार्धों की पौने आकर अभिसरित होती हैं उसको आप बोलते हैं ITCZ। तो ITCZ सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ता है, सूर्य आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या समझना है, इसमें हम वर्षा कैसे कराएंगे? इसमें वर्षा कराने के लिए हमें चक्रवातों का सहारा लेना पड़ेगा। जब दो पौने आपस में टकराती हैं, यहां पे चक्रवात बनते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व होती है और ये चक्रवात इस तरफ भारतीय भूभाग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारतीय भूभाग की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे भी आपकी पहाड़ी देखने को मिलती है पूर्वी घाट, लेकिन पूर्वी घाट जो है एक प्रकार से देखें अवशिष्ट पहाड़ी कहा जाता है। उसकी ऊंचाई उतनी नहीं है कि वो हवाओं के इस प्रकार से रोककर यहाँ पे वर्षा उस मात्रा में करा सके जैसे कि आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे भी वर्षा होती है, हवाएं रुकती हैं, वर्षा करती हैं, जो आपका मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा होती है। अब आंतरिक भागों में कुछ हवाएं तो पार करके चली जाती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी नदी घाटियां हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे पूर्वी घाट में बहुत सारी नदी घाटियां हैं और उन नदी घाटियों के माध्यम से जो हवाएं होती हैं वो आंतरिक भागों में भारत के प्रवेश कर जाती हैं, वर्षा कराती हुई आगे बढ़ती हैं। नमी यदि समाप्त होती है, क्योंकि नदी घाटियों से जा रही हैं, तो उन्हीं नदियों से वो नमी लेकर आगे बढ़ती रहती हैं और आपके विभिन्न भागों में वर्षा आपको देखने को मिलती है। इन्हीं में से कुछ हवाएं आगे निकल जाती हैं, कुछ हवाएं आगे निकल जाती हैं जो बांग्लादेश तक पहुंच जाती हैं, और बांग्लादेश एकदम फ्लैट है, कोई भी पर्वत यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और ये हवाएं सीधे पहुंच जाती हैं असम में। और जैसे ही आप जानते हैं असम में पहुंचेंगी उससे पहले पड़ेगा मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां आपने सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है ये यहाँ पर एक प्रकार से यदि हम देखें तो त्रिभुजाकार, इसको हवाओं को पूरी तरह से घेर लेती हैं। और आप देखेंगे कि भारत में जो सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा का जो क्षेत्र है कौन सा है? हाँ, स्थान का क्या नाम है? मौसिन राम या चेरापूंजी आप कह लीजिए। तो वो क्षेत्र आपको इन्हीं पहाड़ियों के बीच में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं जब जाती हैं तो एक प्रकार से चक्रव्यूह में फंस जाती हैं और वो निकल नहीं पाती हैं, और वहाँ पे एक प्रकार से यदि हम देखें तो बहुत ही मूसलाधार वर्षा उनको करानी पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद यही हवाएं आगे बढ़ती हैं और आगे ये सीधे अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। क्यों जाती हैं अरुणाचल प्रदेश तक? क्योंकि इस प्रकार के बैरियर इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी पहाड़ियां हैं, जैसे आपने पढ़ा था इस तरफ नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, तो क्या है, हवाओं के समानांतर है, तो हवाएं आगे निकल जाती हैं। फिर क्या होता है, आपने देखा कि हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये हवाएं यहां तक जाती हैं अरुणाचल प्रदेश तक, और वहां से क्योंकि हिमालय का विस्तार है तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो मजबूरन वहां से फिर वापस होती हैं। और जब ये हवाएं वापस होती हैं तो इनको नमी चाहिए, क्योंकि वर्षा कर चुकी है, नमी नहीं है, तो नमी कहां से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से। फिर ये हवाएं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से नमी लेकर यहां पे वर्षा कराती हुई असम में, और यही हवाएं फिर यहां से निकलती हुई आगे आती हैं। फिर आपके पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश में आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो ये आपका वर्षा है कि किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब एक बात आती है कि आप दिल्ली में भी वर्षा देखते हैं, राजस्थान में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। कैसे होती है? आपने सुना होगा कौन सा यहाँ पे नहर है? इंदिरा कैनाल। ठीक है, इंदिरा कैनाल आपके राजस्थान के क्षेत्र में विस्तारित है, बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली है और सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो जो हवाएं यहाँ से निकलती हैं जिनकी नमी समाप्त हो जाती है, वो इंदिरा कैनाल से नमी लेकर
कुछ भागों में यहाँ पे वर्षा कर देती हैं और पुनः ये जाके हिमाचल प्रदेश में अपनी बिछड़ी हुई जो शाखा है उसका इंतजार करती हैं। और जब ये शाखा आके हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं तो आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नर्मदा नदी के सहारे शाखा प्रवेश करती है अरब सागर की, या तापी नदी के सहारे जो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है, वो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ जब टकराती है तो यहाँ भी क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून में सिर्फ इतना याद रखना है कि सूर्य को हमें जून माह में कर्क रेखा पर ले जाकर खड़ा कर देना है और उसके आधार पे हमें व्याख्या कर देनी है। लेकिन यदि आप ग्रीष्मकालीन मानसून लिख रहे हैं और सूर्य को दक्षिणी गोलार्ध में कर रहे हैं तो सब गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बाद बात आती है शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून कब से कब तक होता है यदि हम बात करें तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर की जो तिथि होती है वो शीतकालीन मानसून के अंतर्गत आती है। अब शीतकालीन मानसून का मतलब हो गया कि अब आपको सूर्य को भेजना पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और सूर्य जून माह के बाद से दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, जून माह के बाद दक्षिणायन होने लगता है। आपने पढ़ा कि एक महीने में 8 डिग्री की मूवमेंट करता है। तो सूर्य को पुनः यदि हम देखें वर्षा कराने के बाद जून के बाद यदि पुनः विषुवत रेखा पर पहुंचना पड़ेगा तो कौन सा महीना लगेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर माह में सूर्य एक बार फिर से पहुंच जाएगा विषुवत रेखा पर और उसके बाद पुनः ये आगे बढ़ेगा और एक तिथि आती है 22 दिसंबर की जब ये मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब शीतकालीन मानसून के लिए जरूरी क्या है? शीतकालीन मानसून कब से प्रारंभ होगा? जब सूर्य विषुवत रेखा को पार कर दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। उसके बाद की जो क्रियाविधि होती है हवाओं की उसको आप शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। जब तक सूर्य आपके उत्तरी गोलार्ध में है तब तक आप उसको शीतकालीन मानसून की संज्ञा नहीं दे सकते। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा सितंबर माह के बाद, उसके बाद से जो पौने लौटती हैं वो आपके शीतकालीन मानसून के अंतर्गत आती हैं। अभी तक जो कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिली थी यही सेम कंडीशन आपको ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग यदि हम देखें कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 से ज़्यादा भाग पे मरुस्थल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है और यदि सूर्य लंबवत चमक रहा है तो निश्चित रूप से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ताप बहुत ज़्यादा होता है और ताप बहुत ज़्यादा होता है इसके कारण क्या होती है कि जो हवाएं हैं वो तेज़ी से उस भाग की तरफ बढ़ती हैं और जो कंडीशन यहाँ पे थी वही सेम कंडीशन आपको उस समय भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये शीतकालीन मानसून हो गया, ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण खंड जो आपने पढ़ा होगा, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो क्या होता है? एल नीनो कुछ नहीं है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, कैसे होता है? पेरू का तट होता है दिसंबर माह में। ठीक है, वहां पे ये सिचुएशन बनती है, प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, 2 से 3 से 4 वर्षों में आप कह लीजिए एक बार ये घटना घटती है। होता क्या है? होता ये है कि जो आपका ये तट है, क्योंकि एल नीनो की जब हम बात करते हैं तो एल नीनो के संबंध में अभी तक यदि हम देखें कोई स्पष्टीकरण इस तरह का किसी भी एक भूगोलवेत्ता या किसी भी बुक के माध्यम से आप नहीं पढ़ने को पाओगे कि इनका मुख्य रूप से कारण क्या है। इनका जो सिद्धांत है कि किस कारण से ऐसा होता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था गिलबर्ट वाकर। ठीक है, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और उन्होंने सर्वप्रथम इसकी चर्चा किया था। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इस संदर्भ में समझना है कि पेरू का तट जो है और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, इसमें ताप पे थोड़ा सा अंतर आता है। कितने तापमान का अंतर आता है? पॉइंट में अंतर आता है, 0.5। मतलब पेरू का जो तापमान होता है और उस समय जो ऑस्ट्रेलिया भाग का तापमान होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। और सिर्फ इतने ही ताप प्रवणता के कारण जो एल नीनो की घटना है, ला नीना की घटना है, ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है? पेरू के तट पे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, एल नीनो की कंडीशन आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, इसी समय यहाँ पे क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? हाई होता है। ठीक है,
ये दो चीज़ें आपको समझनी है। और इसमें जो चित्र बना हुआ है, ये जो आपकी डॉटेड वाली जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये आपके जो आपका एल नीनो है उसको दर्शाता है, एल नीनो के प्रवाह को दर्शाता है, ये वाला जो आपका डॉटेड लाइन है। और ये जो आपकी लाइन है ये दर्शाती है लालिना को, ठीक है। तो जो मैंने डॉटेड किया है उस पर आपको गौर करना है। तो अब जब यहाँ पे ये कंडीशन बन जाती है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की, आपने सुना है हवाएं कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तापमान का कितना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, क्योंकि दोनों दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो इतने मात्र 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के कारण क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब हवाएं मूव कर रही हैं, ये आपका एरो भी बना है, इस दिशा में मूव कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट से पेरू के तट पर मूव कर रही हैं। और इसमें यहाँ पे कौन सी धारा बहती है, पेरू के यदि हम बात करें पश्चिमी भाग में कौन सी जलधारा बहती है, पेरू के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, हम्बोल्ट, ठीक है, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अब क्या हुआ, तापमान में अंतर हुआ, तापमान के अंतर के कारण हवाएं इस दिशा में बढ़ने लगी, ठीक है। हवाएं यदि बढ़ेंगी, क्योंकि जल राशि है तो निश्चित रूप से जल में फ्रिक्शन के कारण जो जल राशि है, जल भी इस दिशा में आपका मूव करता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जल यहाँ से मूव किया और जब हवाएं यहाँ से पहुंची, क्योंकि यहाँ पे ताप ज़्यादा है तो हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, ठीक है, ऊपर उठने लगेंगी। पुनः जब यहाँ से ऊपर उठेंगी, इनका जो मूवमेंट होगा ये आपको पश्चिम की दिशा में देखने को मिलता है। तो ये जो चक्र है ये आपका चक्र चलने लगता है। अब बात आती है कि अगर ये सेल जो है, ये वाकर सेल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो इसका प्रभाव भारत में कैसे देखने को मिलता है। भारत में इस तरह से देखने को मिलता है, जब ये चक्र चलता रहता है तो इसी में से कुछ पौने, कुछ जल राशियां जो गर्म जल है ये आपके इंडोनेशिया से होते हुए भारतीय भूभाग तक पहुंच जाता है। यहां से होते हुए, इंडोनेशिया से होते हुए भारतीय भूभाग तक पहुंचता है। और ये क्या कर देता है, क्योंकि जो महीना है यदि हम बात करें, यहां पे कौन सी घटना घट रही है, किस महीने में, दिसंबर माह में घटना घट रही है। तो यदि ये दिसंबर माह में घट रही है तो इस घटना के, इस गर्म जल के इंडोनेशिया और भारतीय भूभाग तक पहुंचने में लगभग 90 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। इस गर्म जल के भारतीय भूभाग तक पहुंचने में 90 दिन का समय लग जाता है। और दिसंबर माह की घटना है, दिसंबर से 3 महीने जोड़ लीजिए तो कौन सा मार्च आ जाए, मार्च माह आ जाएगा, ठीक है। और मार्च माह जब आता है तो आप जानते हैं कि मार्च माह के बाद क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, भारत में मानसून की एक प्रकार से देखें आगमन होने लगता है। अब अगर मार्च माह में यहाँ पे जाके इन जल को, जो यहाँ पे सागर का जल है, क्योंकि ये ठंडा होता है, क्यों ठंडा होता है, क्योंकि हमारी हिमालयी नदियां आकर यहाँ पे मिलती रहती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो अगर यहाँ पे जाके सागर का जो ताप है, जो बंगाल की खाड़ी का ताप है, हिंद महासागर की जो जल राशियां उनका जो ताप है, यदि ये गर्म जल जाकर इनके ताप को बढ़ा देगा तो क्या जो मानसून की सिचुएशन है वो बन पाएगी। अभी तक क्या होता था, बेहतर मानसून कब आता है, जब हमारा भूभाग ज्यादा गर्म होता है और समुद्री भाग ठंडा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जाकर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ के जल को गर्म कर दे रही हैं, जिससे हमारा मानसून कमजोर होता है। क्योंकि जितना अंतर होगा ताप में, उतनी बेहतर तरीके से, उतनी वायु राशियां जो है उतनी गति से, उतनी शक्तिशाली होकर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून हमारा कमजोर होता है। लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे कि एल नीनो भी आया है लेकिन भारतीय मानसून कमजोर नहीं हुआ है। वो कौन सा पॉइंट होता है कि जब एल नीनो भी आता है, आप समाचार पत्रों में पढ़ोगे कि एल नीनो भी आया लेकिन भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, कारण मैंने बताया था 3 पॉइंट। कौन कौन से, हिमालयन एल्बिडो, पहला मैंने आपको बताया था, याद हो जाना चाहिए सर, हिमालयन एल्बिडो बताया था। दूसरा कौन सा बताया था, हिमालयन एल्बिडो के बाद दूसरा कौन सा बताया था, तिब्बत का पठार। तीसरा मैंने कौन सा बताया था, थार का मरुस्थल। सर सब भूल गए।
अब याद मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयन एल्बिडो है, तिब्बत का पठार है, थार का मरुस्थल है, जब तीनों एक साथ कार्य करने लगते हैं, मतलब हिमालयन एल्बिडो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो बर्फ पड़ी होती है, जो आपका सूर्य से प्रकाश आता है या उष्मा आती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सबसे ज्यादा परिवर्तित यदि कहीं से होती है तो बर्फ से सबसे ज्यादा परिवर्तित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा परिवर्तित बर्फ से होती है। तो बर्फ से परिवर्तित होती है मतलब जिस वर्ष हिमालय पर अच्छी बर्फबारी हुई रही होगी और तिब्बत का पठार भी अच्छा खासा गर्म होगा, थार का मरुस्थल भी गर्म होगा, उस दौरान यदि एल नीनो आता है तो कोई भी प्रभाव एल नीनो का भारतीय मानसून पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यदि ये तीनों गर्म हैं, तीनों मतलब हिमालयन एल्बिडो से सूर्य का प्रकाश ऊर्जा जो है लगातार परिवर्तित हो रही है अधिक मात्रा में, तिब्बत का पठार गर्म है, थार का, मतलब तीनों जगह से कन्वेक्शनल करंट जो है वो तेजी से ऊपर उठ रही हैं। और अब कन्वेक्शनल करंट तीनों जगह से ऊपर उठ रही हैं तो शक्तिशाली हैं, क्योंकि यदि एक दो फैक्टर इसमें काम किया होता तो उतनी शक्तिशाली नहीं होती। जब ये ऊपर उठती हैं और जेट पवनों के रूप में क्षोभ सीमा के पास में जेट पवनों के रूप में जब ये परिवर्तित होती हैं तो आप जानते हैं कि ये दोनों दिशा में बढ़ जाती है। जैसे हवाएं ऊपर उठी, जेट पवनों का जब ये रूप लेती हैं तो दोनों दिशा में जाती हैं, दक्षिणी दिशा उत्तरी दिशा में। ठीक है, तो जो आपके उत्तरी दिशा में चली गई उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दक्षिणी दिशा में आती हैं ये आकर हिंद महासागर के क्षेत्र में 15 से 20 या आप कह लीजिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उतरती हैं, 20 डिग्री अक्षांशों पर उतरती हैं। और जब ये 20 डिग्री अक्षांशों पर उतरती हैं तो ये क्या करती हैं, मान लीजिए ये हिंद महासागर का क्षेत्र है और यहाँ पे पवनें आके उतर रही हैं, जेट आपकी आके उतर रही है, तो जेट की स्पीड भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या कर देती हैं कि जो मानसून आकर धीरे धीरे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ताप प्रवणता कम हो गई थी एल नीनो के कारण, उसको ये पीछे से फोर्स कर देता है। जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो और पीछे से आप उसको फोर्स कर दो तो ये क्या कर देती हैं, जेट पवनें इनको फोर्स कर देती हैं और ये तेजी से जो है भारतीय भूभाग में प्रवेश करने लगती हैं। और इस दौरान आप देखेंगे कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारतीय मानसून पर एल नीनो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब जब हिमालयन एल्बिडो, तिब्बत का पठार और थार मरुस्थल तीनों एक साथ कार्य करेंगे। जैसे हिमालयन एल्बिडो ज्यादा से ज्यादा मतलब बर्फ अच्छी सी पड़ी हो, वहां पे उस क्षेत्र विशेष में शीतकाल का मौसम अच्छा रहा हो, और तिब्बत का पठार, थार का मरुस्थल तीनों काम करते हैं। कभी कभी होता है, आप देखते हैं एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है, सूखा पड़ता है। क्यों पड़ता है? इन्हीं में से कोई एक कमजोर हो जाता है, चाहे हिमालयन एल्बिडो, तिब्बत का पठार या थार का मरुस्थल का जो हीटिंग है ये आपकी कोई एक कमजोर हो जाती है, जिसके कारण एल नीनो जो है वो हावी हो जाता है और भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, तो एल नीनो क्या है, इसी के संदर्भ में ला लीना क्या है थोड़ा सा समझना है। ला लीना में क्या होता है, ये जो कंडीशन थी ये उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब ये वाली जो पेरू वाली कंडीशन थी वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन आपकी पेरू में हो जाती है। इससे क्या होता है कि अब यहां से क्या होगा कि जो जल है, अभी तक क्या था कि गर्म जल वहां पे पहुंचता था, अब क्या होगा कि ठंडा जल वहां पे पहुंचता है। और आप देखेंगे कि ये जो जल जाता है जब ये इंडोनेशिया से टकराता है, मैंने आपको बताया था, तो ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है। यहाँ की जो जल राशियाँ हैं जो इस भाग से होकर इंडोनेशिया तक पहुँचती हैं, वो जब इंडोनेशिया के द्वीपों से टकराती हैं तो वहाँ का जो जल का स्तर होता है वो लगभग 60 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है। और ये गर्मी का मौसम होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे गर्मी का मौसम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे भी इंडोनेशिया हो गया, आपका ये जो क्षेत्र हो गया बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या है, जल राशियाँ हैं तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी तो क्या होगा, यदि समुद्र है, गर्म है और उसमें वर्षा हो रही है तो मतलब ठंडा जल पड़ रहा है, तापमान कम होगा उसका, और तापमान ही तो कम चाहिए आपको मानसून बेहतर करने के लिए, क्योंकि जितना अंतर होगा स्थल खंड और जल खंड में, मतलब ताप प्रवणता जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा मानसून आएगा। और इसी के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। तो एल नीनो ला लीना कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से जल राशियों का, गर्म जल राशियों का, ठंडी जल राशियों का एक प्रवाह है, इतना आपको समझने की जरूरत है। ठीक है सर, अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं, प्रश्न के जवाब आप देंगे, प्रश्न के जवाब आप देंगे। और प्रश्न हमने बनाए हैं, कहीं से आए नहीं हैं, तो ध्यान से दीजिएगा, गलत ना हो। ठीक है, प्रश्न जो भी प्रश्न है अभ्यास प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, सही से जवाब देना। जल्दबाजी करेंगे गलत कर बैठेंगे, बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी करेंगे गलत कर बैठेंगे, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, आसानी से पढ़ना है, एक एक कथन को समझदारी से पढ़ना है, फिर जवाब देना है।
ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ में आपको जो चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे बता दिया। अब अगर पीडीएफ में त्रुटि है, कल किसी ने सर को फ़ोन करके बताया कि सर जो पीडीएफ मिली है उसमें बहुत कमी रहती है, तो भाई पीडीएफ मैंने आपको बता भी देते, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप इशू ना बनाइए। यदि आपको कहीं पर टाइपिंग पे मिस्टेक है तो आप इसको इशू ना बनाइए, ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं। इतना पढ़े लिखे हो कुछ सुधारने की कोशिश करिए ना। तो वो चीज़ है, जैसे अगर गलत है तो मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी गलत है, यहाँ पे सही कर लीजिए। अब अगर कहीं पे दक्षिणी दोलन है और उसको दक्षिणी दोलन को दक्षिण दोलन ना लिख के कुछ और लिख दिया गया है, मान लीजिए दोलन गलत कर दिया मैडम ने, ठीक है, दोलान लिख दिया है, तो आपको समझना चाहिए ना, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो टाइपिंग का इशू आप मत बनाइए कि ये गलत है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। आईएएस की तैयारी कर, जरूरी नहीं कि जो टाइपिंग कर रहा हो वो आईएएस की तैयारी करके बैठा हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है जेट। जेट के बारे में तो चर्चा हुई है अभी कि जैसे हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं तो दो दिशा में जाती हैं, एक दिशा ये आपकी हो गई, एक पश्चिमी, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप बताएंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। भारत मौसम केंद्र के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पे है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें मौसम केंद्र के बारे में आप देख लीजिएगा कौन सा मौसम केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। अब आता है भारतीय मानसून की शाखाएँ, इसकी तो चर्चा हुई है। एक बार इसे क्लास कराने की कोशिश करें। कौन सा, कौन सा, ये, अच्छा, इसके नाम, चलिए नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला, कहाँ पे देखने को मिल रही है, नैनीताल में। इसके बाद आपका आता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, देहरादून में। इसके बाद नई दिल्ली में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो संस्थाएं, भारतीय मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्योंकि मंत्रालय की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दें तो बहुत खुशी होगी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है। चलिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसकी मंत्री कौन है, आपने पूछा, हम, हाँ सर गलत है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है भावनगर में है आपका केंद्रीय नमक व समुद्रीय रासायनिक शोध संस्थान, ये आपके भावनगर में देखने को मिलता है। मुंबई में आपको देखने को मिलता है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। इसके बाद पुणे में आपको देखने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसी की चर्चा आप सुनते होंगे बार बार, जब भी मौसम से अनुमान सुनते होंगे इसी संस्थान की चर्चा आप सुनते होंगे। मौसम पूर्वानुमान की जब भी बात होती है इसी संस्थान द्वारा की जाती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, और चेन्नई में आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, राष्ट्रीय सामुद्रिक तकनीकी संस्थान, और यहाँ पे हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक सूचना केंद्र और केंद्रीय सामुद्रिक मत्स्यन शोध संस्थान, ठीक है। और अभी हाल ही में नॉर्वे के साथ भारत ने समझौता किया है पांडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शोध के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ समझौता हुआ है, नॉर्वे के साथ। अब सर ये जा नहीं रही है ना, आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, रेस्क्यू कराइए इसका, रेस्क्यू रेस्क्यू कराइए इसका। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कहीं शाब्दिक त्रुटि हो, सारी चीज़ बता दी गई है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसको आप स्वयं से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके नाम पे यदि आप कंप्लेन करते हैं कि सर टाइपिंग में एरर आ रहा है तो ये चीज़ें गलत हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न, बहुत अच्छा अभ्यास प्रश्न मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, खुद से टाइप भी किया है, तो इसमें कमी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए बताएं, जो प्रश्न का जवाब जिसने दे दिया हम मानेंगे उसने अच्छे से तैयारी किया है, अच्छे से चीज़ों को समझा है। जिसने भी अच्छे से जवाब दिया हम ये मान के चलेंगे आपको कक्षा समझ में आई है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। सर देख लो आप, पेज नहीं उलटना है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। चलिए देखिए, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिएगा।
जर्मन निमोरे होगा और फिर उड़ीसा में ऐसा। चलिए जवाब दीजिए। आ नहीं रहा जवाब। ए विकल्प। चलिए आज हम देखेंगे सालू चौहान जी का ए विकल्प। चलिए बहुत अच्छा। आप जो सही जवाब आज दे देगा उसका नाम। क्वेश्चन सही है जी पूजा कुमारी जी, आपका तो इशू है। पिछले दिन भी आपका यही था, ए विकल्प आता है। ऑप्शन तो सही है, एक प्रश्न गलत क्या हो गया विकल्प, तो आप लोग इशू बना लेते हैं। चलिए बताएं। उतना ध्यान यदि आप दें प्रश्नों में तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं। चलिए बहुत अच्छा, ए और बी सबका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कम से कम आप सब कुछ जवाब दे दीजिए। सर इतना समय तो यूपीएससी में नहीं मिलेगा सर। ये विकल्प ही है सर, बिल्कुल ए विकल्प सही है। क्योंकि चार ये वर्तमान समय में द्वीप जलमग्न हो गया, ये तो न्यू द्वीप है सर। ये कच्चा द्वीप का मामला अलग है। ये अगर और ओलिव रिडले की बात चल रही है सर, फिर ये उड़ीसा का और ये बांग्लादेश और भारत के बीच तब भी चलिए बहुत अच्छा, 2 जवाब आए हैं सही। प्रिंस कुमार शर्मा का जवाब सही आया है, देवेश यादव का जवाब सही आया है। 2 और 4 ठीक है। 2 और 4 इसमें देखो कच्चा तीबू द्वीप मेघना नदी के मुहाने पे नहीं है, गलत है। ठीक है। न्यू मूरे द्वीप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़। कच्चा तीबू वहाँ पे नहीं है, गलत पहला। दूसरा है यह द्वीप भारत और बांग्लादेश के विवाद, जब वहाँ पे है ही नहीं तो विवाद बांग्लादेश से कहाँ से होगा, गलत। तीसरा है ऑलिव रिडले कछुए की विशिष्ट प्रजाति इस द्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है, गलत। ठीक है। चौथा है वर्तमान समय में यह द्वीप जलमग्न हो गया है, गलत। क्या होगा, डी विकल्प सही उत्तर है। मतलब सिर्फ 3 से 4 लोगों का जवाब सही आया है। ठीक है। चलिए दूसरे में दिमाग लगाइएगा, ये ना गलत करिएगा। चलिए इसको सब पढ़े हो, मान लो कच्चा तीबू नहीं ध्यान दिया, पढ़ाया गया उस दिन, बताया गया द्वीपों के बाद, इसको बताएं। जीआई टैग थोड़ी दिया गया, ग्रीन टैग। जीआई टैग ग्रीन टैग कहाँ जीआई टैग लिखा है? नीचे वो मैडम ने जीआई टैग लिख दिया, ग्रीन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बात कीजिएगा, जीआई टैग नहीं। यहाँ पे है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, समझ सकते हैं सर आप। नहीं हम तो बनाया नहीं पूजन करने के चक्कर में। नहीं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जीआई टैग नहीं है बल्कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है। चलिए जवाब दीजिएगा। पहला विकल्प दिया है 1, 2 और 3 सही है। दूसरा विकल्प है 1 और 2 सही है। तीसरा है केवल 2 सही है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए पेज नहीं पलटना है सर, आज पेज नहीं पलटना है, जवाब देना है सिर्फ। क्या होगा जवाब बता दीजिए, हम नोट करेंगे आपको। बताएं पहला नहीं, जवाब बताएं, उत्तर बताएं, इनमें से कौन सा होगा, ये मत बताएं पहले। कौन सा? बी विकल्प बता रहे। चलिए ऑफलाइन वाले बी विकल्प बता रहे हैं, डी विकल्प बता रहे हैं। चलिए 3 हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, सही है, गलत है। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, पहला गलत हो गया, बाहर। दूसरा है डंकन पैसेज के माध्यम से अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, सही है कि गलत है? अभी पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा था, क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। डंकन पैसेज क्या करता है, जो छोटा आपका अंडमान है उसको अलग करता है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान से छोटे अंडमान को अलग करता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सही है कि गलत? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सर, ये 515 मीटर ऊंचाई भी नहीं है इसकी। ठीक है, तो मतलब ये भी गलत है ना। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। अगला है राधानगर बीच, जिसको जीआई टैग नहीं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार में स्थित है। यहाँ पे आपको देखना क्या लिखा है, अंडमान में स्थित है, मतलब ये भी गलत है। इसका कौन सा सही है? डी विकल्प सही है, कोई भी इनमें से सही नहीं है। ठीक है, और बहुत कम लोगों का जवाब सही हुआ था। ठीक है, आप तो बोलिए ही मत, पहले सी फिर बी फिर डी, भी नहीं बोले हम एक ही बार। चलिए आगे। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसको बताएं। द्वीप का नाम है, चले इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। सी विकल्प लिखा है 3 और 4, डी विकल्प लिखा है आपका 1, 2, 3 और 4।
चलें, इसका जवाब दीजिए, पता चल जाएगा कितनी पढ़ाई हुई है। सर हमें क्या पता सर, आप जानो सर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है तो ठीक है। चले जवाब बताइएगा। जवाब बताइए कौन सा है, बस जवाब बताएं। डी विकल्प आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, सारा आ रहा है, बहुत अच्छा। पहला गलत हो गया सर इसमें से। डी बी सी सब बता दो आप सब। सबसे पहले जो बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा वो देखने की जरूरत है। क्या आप लोग प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते? सबसे पहले यहां देखना है क्या लिखा है, असत्य कथन की पहचान करें। सबसे पहली बात तो यहां पे ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर प्रश्न क्या होते हैं, यदि 100 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें ज्यादातर में क्या होता है कि 80 से 90 में क्या होता है, सत्य कथन हमें खोजना, हमें आदत पड़ जाती है सत्य ही हमें खोजना होता है। और इस तरह के प्रश्न में जो कथन होते हैं उनमें सत्य वाले भी कथन दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। अब असत्य क्या है? स्वराज द्वीप नील द्वीप का नया नाम है। किसका नया नाम है स्वराज द्वीप? हैवलॉक द्वीप का नया नाम है, ठीक है। तो पहला क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा है मध्य अंडमान द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सही है या गलत है? ये भी गलत है सर। गलत है। मध्य अंडमान, अभी आपको बताया गया, मध्य अंडमान पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बताया गया कि नहीं? बताया गया, मतलब दूसरा वाला सही है। तीसरा कह रहा है अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। इसके बाद अगला है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी मध्य अंडमान के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पे तो है सर, लेकिन मध्य अंडमान में नहीं है बल्कि दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। तो इस आधार पे ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि निकोबार की जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, मध्य अंडमान में ना होकर के दक्षिणी अंडमान में, पूर्वी तट पे तो है, ठीक है, लेकिन दक्षिणी अंडमान में है। अगर इसी कथन को थोड़ा सा चेंज किया होता तो बहुत सारे लोग गलत करते। क्या चेंज कर देना चाहिए था कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी जो है ये आपकी जो स्थित है, इसमें कहां पे लिखा है हमने, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार राजधानी मध्य अंडमान। यहां पे यदि हमने लिख दिया होता कि ये राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है या दक्षिणी अंडमान के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो बहुत सारे लोग टिक कर देते। क्यों? क्योंकि उनको इतना याद था कि दक्षिणी अंडमान में राजधानी स्थित है और आसानी से आप टिक कर देते, गलती कर बैठते, ठीक है। चलिए शायद एक प्रश्न और है, अभी 2 प्रश्न है, चलिए इसको बताएं। इस प्रश्न का बताएं और ईमानदारी से बताइएगा किसके कितने सही हुए हैं। चलिए बताएं, जल्दी बताएं। कौन सा सही है? क्या पूछा गया इसमें? सत्य कथन का चुनाव करें, बताएं। जल्दी बताएं, इतना समय नहीं लगेगा यूपीएससी में, इतना समय नहीं मिलेगा, इतना कठिन भी नहीं है। पहला विकल्प है 2, 3 और 4 सही है, दूसरा है 1 और 2 सही है, सी है आपका केवल 2 और 3 सही है, और इसके बाद आपका डी है सभी कथन सत्य हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से बता रहे हैं 90% लोग गलत करेंगे। कितने? 90% लोग। आप देख रहे हैं 50 लोग देख रहे हैं, 45 लोग गलत करोगे, 45 लोग गलत करोगे। जवाब क्या है सर, आप बता दीजिए पहले। इतना समय नहीं लगता है। 1, 2, 4 जिसमें होगा सर। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब उत्तर गलत है। सर बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है, बहुत अच्छा। यहां से बी विकल्प आ रहा है, आप सबका सी विकल्प आ रहा है। चलिए और कोई? बी विकल्प वाले कितने हैं, एक बार आ जाए सामने। बी विकल्प वाले जितने भी हैं एक बार सामने आ जाएं, अगर कोई बी विकल्प वाले हैं तो। बी विकल्प वाला है कोई? जी हाँ, बी विकल्प वाले आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं
मैंने बोला तीसरा भी ठीक है। मैंने बोला 50 लोग देख रहे हैं, 45 लोग गलत करेंगे। क्यों बोला, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले बताइए पहला कथन क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। आसान सा है। पहला कथन सही है कि गलत? सर पहला कथन सही है कि गलत? पहला ठीक है सर, गलत है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा कोल है। सर दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट। मैंने क्यों बोला 50 में से 45 गलत करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने रट लिया है क्या, इंदिरा इंदिरा इंदिरा। तो इंदिरा कोल और पॉइंट में अंतर हमें समझ में नहीं आता है। पहला पॉइंट गलत है क्योंकि इंदिरा कोल जो है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है, ना कि सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये आपका इंदिरा कोल पहला कथन आपका हो गया गलत। और 100% बता रहा हूं कि आप लोगों में से जितने जवाब दिए होंगे 95 जो है आपका गलत होगा। माउंट थुलियर, यदि आपको ये आपने पकड़ लिया, ये वाला पॉइंट यदि आपने पकड़ लिया है तो आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि इसमें जो कथन रखे गए हैं बहुत ही आसान रखे गए थे। क्यों? आपको, जिससे आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, आप तुरंत आसानी से उत्तर निकाल सको। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा है माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सत्य है। ठीक है, माउंट थुलियर के बारे में देखा था अभी। 10 डिग्री चैनल के माध्यम से लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, सत्य है। ठीक है। तीसरा है नन कावेरी द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, सत्य है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ये इंदिरा कोल गड़बड़ कर दिया ना? कर दिया ना सर गड़बड़, यही तो होता है। थोड़ा तो छुआ दिए। चले इसमें बताएं, इसीलिए मैंने 2 बार पूछा, सर 3 बार पढ़े उसको कि सही है सही है सही है। इसको बताएं। हाँ तो सर दक्षिणी बिंदु पहला तो गड़बड़ हो गया। ये तो वही सेम प्रश्न है ना, तो इतने ही प्रश्न थे आज में, इसमें रिपीट कर दिया मैडम ने 2 बार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न थे 4 से 5 ही प्रश्न रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइप करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कहने का मतलब कि जो जानकारी है सतही जानकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। यदि कोई बहुत आसान सा प्रश्न ऐसे लग रहा है आपको परीक्षा में, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ इस तरह की चालाकियां की गई होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि हमें देख लिया बहुत ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। यूपीएससी में तो इस तरह के प्रश्न आएगा ही नहीं कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होता है जो आपको पकड़ना होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होगी। कल की कक्षा में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, कल की कक्षा में हम देखेंगे 2-3 पॉइंट के बारे में हम देखने वाले हैं, वो बात कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो कल की कक्षा है वो मैप आधारित है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा नोट करने को कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमें दिखानी हैं। जैसे परिवहन के बारे में हम बात करेंगे, सड़क परिवहन के बारे में, रेल परिवहन के बारे में, वायु परिवहन के बारे में। तो परिवहन के बारे में क्या बताया जा सकता है? मैप दिखा के उनकी अवस्थिति दिखाई जा सकती है। ठीक है, परिवहन के साथ साथ जो हम कल बात करने वाले हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मिट्टियों की बात करने वाले हैं। भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं और उन मिट्टियों में किस प्रकार की, यदि हम देखें, प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं। इसके बाद हमारे वानिकी शोध संस्थान हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके बाद जो कल का महत्वपूर्ण है, विभिन्न जो जनजातियां हैं भारत में रहती हैं, किस प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है उसको हम देखेंगे। प्रमुख राजमार्ग, क्योंकि सबके नाम बदले गए हैं, उनको हम देखेंगे। जी जरूर, बंदरगाह को भी हम देख लेंगे। और रेलवे जोन हमारे कितने हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, ये हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कितने हैं, ये हम देखेंगे। अंतर्देशीय जल परिवहन के अंतर्गत क्या हो रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। और भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत की जनसंख्या कितनी है, किस क्षेत्र में ग्रोथ ज़्यादा है, साक्षरता दर कितनी है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हम देखेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है वनों के प्रकार, कि किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कल की कक्षा में मिलते हैं। यदि कहीं पे कोई कमी रही हो तो निश्चित रूप से बताइएगा, लेकिन यदि टाइपिंग की कमी हो तो उसको मत बताइएगा। ठीक है, टाइपिंग की कमी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब बता दिया जाता है आप स्वयं से उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।